बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजल्ट के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं जी, और इनकम फ्रॉम सैलरी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम कैमरा ऑन होने से पहले भी यही बात कर रहे थे कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, देखिए आप जिस मेंटोर के पास सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपने उस मेंटोर की फ़िलॉसफी के साथ उस सब्जेक्ट को ड्राइव करना है, ठीक है ना। मतलब कुछ लोग हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड पढ़ाने का उनका स्टाइल है, तो उन्होंने टीचिंग भी वैसे ही प्लान की हुई होगी। कुछ लोग हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाने की कोशिश करें, उन्होंने टीचिंग भी, स्लाइड्स भी, सब कुछ वैसे ही मेंटेन किया होगा। तो किसी एक सिचुएशन को फॉलो करके चलेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आपको हमेशा नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे दो बड़े हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को हैं, जिनमें से एक हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ा था और दूसरा हमने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा था। इनकम फ्रॉम सैलरी में लास्ट टाइम हम बात करके गए थे टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय शेयर स्कीम उससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आ रहा था टैक्स फ्री सैलरी की एक बात डिस्कस हो रही थी। टैक्स फ्री सैलरी को हमने कहा था कि यार एग्जामिनर दो तरह के सवाल बना सकता है। क्वेश्चन टाइप 1, टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर, वी कैन से द होल अमाउंट ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। और दूसरी सिचुएशन थी फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कहता है 5 लाख का टैक्स मैं दूंगा, बाकी आप खुद दोगे, तो क्या करना है। एम्प्लॉयर कहता है ठीक है यार सारा टैक्स मैं दूंगा, तो क्या करना है, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि यार लिखने में तो नहीं लफ्ज़ ये लिख कर आना, लेकिन समझने के लिए ये वाला एक किस्म का टैक्स अलाउंस है, सॉरी ये एक टैक्स बेनिफिट है और ये एक किस्म का टैक्स अलाउंस है। इसकी हमें वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है कि कितना बेनिफिट हमें मिल रहा है। फिर अगर मेरा टैक्स मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये वाली बात है। और यहाँ तो पता है फिक्स अमाउंट मेरा बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट मैंने ऐड कर देना। अब हमने इसकी वैल्यूएशन पढ़ी थी, यार इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। इस एक सिंपल एग्जांपल से हमने कहा सीधी सी बात है, सब कुछ ये वाली बात छोड़कर टैक्स ऑन सैलरी इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर, ये वाली लाइन छोड़कर सैलरी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मेरे लफ्ज़ गौर से सुने, सैलरी से रिलेटेड। अगर कोई अदर हेड ऑफ इनकम की बात हो रही है उसकी बात नहीं हम कर रहे, सैलरी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। हमारे पास सैलरी बन रही है 56,40,000, ये वाला पॉइंट छोड़कर। अब इस पॉइंट का टैक्स बेनिफिट हमने यहाँ लाकर ऐड करना है। तो हमने सीखा कि यार ये टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट कैसे करना है। तो हमने कहा यार ये वाली सैलरी पकड़ी 56,40,000 और इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दिया स्लैब रेट लगाकर 9,15,000। फिर ये बेस सैलरी कहला रही है, बेस सैलरी में टैक्स ऐड किया तो जाहिर है सैलरी बढ़ गई थोड़ी सी, ये हो गई 65,55,000। इसके ऊपर दोबारा टैक्स कैलकुलेट किया, फिर पता चला हमारा टैक्स बन रहा है 11,85,000। फिर दोबारा हमने बेस सैलरी में 11,85,000 ऐड कर दिया, ठीक है ना। 56,40,000 में 11,85,000 ऐड कर दिया, ये हो गया 68। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया 12,73,000। एक्चुअली दिस इज ओवर टैक्स बेनिफिट, ठीक है ना, दिस इज ओवर टैक्स बेनिफिट। अब ये हाथ से करने वाला काम है, ये क्लास में सुन के समझ नहीं आएगा, लगेगा कि समझ आ गया, लेकिन जब एग्जाम में पहुंचेंगे तो ये काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जनाब, यहाँ याद रखने वाली बात यह है, हम बार बार बेस सैलरी में कैलकुलेशन करें, इसमें टैक्स ऐड किया, फिर 56 लाख में टैक्स ऐड किया। इस रनिंग में ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि रनिंग में ऐड करते तो डिफरेंशियल ऐड करना पड़ना था, हम डिफरेंशियल के चक्कर में नहीं पड़े। हमारा टैक्स बेनिफिट विच इज पास्ड बाय एम्प्लॉयर वो कितना है, 12,73,247। हमने कहा जो इस बेनिफिट के अलावा सारी सैलरी है, यानी एम्प्लॉयर हमें बहुत सारे बेनिफिट दे रहा है ना। यहाँ तो समझाने के लिए हमने कोई एक दो लिखे हैं, हो सकता है एम्प्लॉयर ने कन्वेंस भी दी हो, यूटिलिटी भी दी हो, और भी बहुत कुछ दिया हो, वो सारा कुछ ऐड कर लिया है अदर देन दिस वन, ठीक है ना। इसको हम बोल रहे हैं बेस सैलरी।
अब पता चला यार हमारी बेस सैलरी कितनी है, 56 लाख। एक बेनिफिट और एम्प्लॉयर ने पे किया है, हमारी बिहाफ पे 12,73,247 का टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाया हुआ। जैसे हर बेनिफिट ऐड हो रहा था, ये भी ऐड हो गया। हमारी सैलरी इंक्रीज हो गई कितनी, 59 लाख। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दें। बस अब एक एडिशनल काम आ गया यार, 59 लाख पर जब हमने टैक्स किया, ये मैंने यहाँ करके दिखाया आपको, 59 लाख पर जब आपने टैक्स कैलकुलेट किया तो ये 13,01,000 बना। लेकिन इस 13,01 में से अब एक नया इम्पैक्ट ये है कि 12,73,247 तो हमारा एम्प्लॉयर पे कर चुका है, वो अब हमने दोबारा तो नहीं देना ना। तो ये टोटल टैक्स बना, ये ऑलरेडी हमने दे दिया, तो 28,558 हम टैक्स पे कर देंगे, ये कहानी खत्म हो जाएगी। टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर, टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। मैं फिर लफ्ज बोल रहा हूं, ये हाथ से करने का काम है। जैसे आप सब लोग ऐसे देखते हैं ना, ये इस तरह से समझ नहीं आना है ये, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है ये आपने सबने जाके परफॉर्म करना है एक दफा घर जाके। फिर सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करने के लिए कि ताकि मैंने आपको अभी एक लफ्ज बोला है सैलरी की इनकम पे ही अप्लाई करना है, तो मैंने एक ऐसे उठा के ना एक कैपिटल गेन डाल दिया, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि बाकी हेड को नहीं छेड़ना आपने। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया, कैपिटल गेन आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया, नहीं। पहला स्टेप क्या है, सैलरी की इनकम उठा लेगा, उसका बेस टैक्स आ गया। इसको बुनियाद बनाकर आप पहले कैलकुलेशन करेंगे और टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट करके आएंगे, और फिर बाकी अगर कोई इनकम है तो उसको ले रहे होंगे। लेकिन ये बात अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब मल्टीपल हेड्स पढ़ लेंगे फिर ये बात हमें ज़्यादा क्लैरिटी में समझ आ जाएगी। अच्छा जी, फिर एक आखिरी बात ये थी कि ये वो दूसरे वाला केस हमने पढ़ लिया था, टैक्स ऑफ 800,000 इज टू बी बोर्न बाय फिक्स अमाउंट। अब इसका स्टेटस दिमाग में बिठाने के लिए अलाउंस का बन गया। अब इसकी वैल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो अमाउंट ही गिवन है, तो हमने उसी तरह पूरी सैलरी उठाई और टैक्स बेनिफिट उठा के ऐड कर दिया। अब सैलरी का कैलकुलेशन कर लें, जो टैक्स बनेगा उसमें से 8 लाख माइनस कर देंगे, क्योंकि 8 लाख तो हमारे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया हुआ ना, रिमेनिंग हमने पे करना है। सिर्फ फर्क क्या पड़ा, वो जो 3 स्टेप कर रहे थे वो नहीं अब करने पड़ रहे, ठीक है ना। इसके ऊपर अब हमने टैक्स कैलकुलेट की, हमारी इनकम आ गई, इसके ऊपर टैक्स पेबल आ जाएगा, उसमें से ऑलरेडी पेड आ जाएगा, ऐसे चलेंगे आगे। क्लियर हो गई बात जी। अच्छा जी, अब एक और छोटी छोटी सी 2-3 चीजें रह गई हैं, कल का और परसों का दिन लगा के हमारी सैलरी इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी होगी, और हम मदर ऑफ ऑल हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। जहां जो हमने ऑलरेडी चीजें पढ़ ली हैं वो भी हमारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हेड्स ऑफ इनकम में सबसे बेहतरीन हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस है, जो बाकी हेड ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रेंथन कर देता है या रिवाइज करवा देता है। तो वो बच्चे जिन्होंने क्लासेस में अब बैठे हों पोस्ट रिजल्ट में, तो उनकी भी वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला स्ट्रेंथन हो जाएंगी, आप सबकी भी हो जाएंगी। नहीं, हमने नहीं पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया। ये ऐसे ही हुआ ना बच्चे, ये देखें यहाँ दोबारा वापस आ जाएं, इसका रोल यही वाला हुआ है जो यहाँ हुआ है। अगर आपने पे करना होता तो 13 लाख आपको देना पड़ना था, अब आप 28,000 दे रहे हैं। अगर ये डिफरेंस समझ आ रहा है तो बस यही वाला डिफरेंस है। ये एम्प्लॉयर ने हमारी जगह 12,73,000 पे किया हुआ है, तो असल में हमारा टैक्स 13 लाख बनता था, तो रिमेनिंग 28,000 हम पे कर रहे हैं। यही वाला रोल एग्जैक्टली वहाँ भी प्ले हो रहा है, 100% यही हो रहा है। बस वहाँ ये अमाउंट कितनी आ रही, 8 लाख आ रही है। अच्छा जनाब, इसके बाद एक दो छोटी छोटी सी प्रोविजन, एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अगर लॉ की किसी रूल की वजह से कोई एनोमिनी क्रिएट हो जाए, यानी किसी शख्स के साथ कोई ज्यादती हो जाए, तो लॉ क्या करता है, उसकी कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है, आपको कोई ऑफर दे देता है कि यार अच्छा अगर आपको लग रहा है ना आपके साथ ज्यादती हुई है तो चलो फिर आप ऐसे कर लो। अब 2 क्लासेस हमें ये वो वाली नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है जी, टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, an employee who has received an amount on termination of employment including compensation for redundancy or loss of
employment and golden shake hand may by notice to commissioner elect for the amount to be taxed at the following rate. वो कहते हैं अगर किसी बंदे को हम पीछे पढ़कर आए, अगर किसी बंदे की नौकरी जा रही हो, टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और उसके ऊपर उसको कोई लमसम एक अमाउंट मिली है. अब जब लमसम मिली है ना, तो आप एक बात जहन में रखें. एक हम स्लैब रेट पढ़कर आए ना, पीछे हमारे पास यहाँ कहीं स्लैब रेट, ये स्लाइड नंबर क्या आ रही है 136, इसको ध्यान में रखें जरा. 136 हमारे पास ये स्लैब रेट आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है ना. ये सैलरीड के स्लैब रेट आ रहे हैं, और ये अपडेट भी होते रहते हैं, आपको एग्जाम में प्रोवाइडेड है, कोई मसला नहीं. एक बंदा है फर्ज किया इस स्लैब में फॉल करता है, ठीक है, फोर्थ स्लैब में फॉल करता है. फोर्थ स्लैब क्या कह रही है कि 24 लाख से ज्यादा इनकम और 36 लाख से कम इनकम वाले बंदे पर हम 20% टैक्स ले रहे हैं इस स्लैब का, और 1.65 पिछला ले रहे हैं. अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे तो समझ आएगी. एक बंदे को अचानक से कोई एक वन ऑफ पेमेंट मिली है गोल्डन शिप हैंड, और उसकी अमाउंट एकदम से उस साल बढ़कर इस स्लैब में चली गई है, यानी 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की इनकम आ गई है. हालांकि इस बंदे का प्रोफाइल ये वाला नहीं है, 1 करोड़ 20 लाख वाला नहीं. एक इवेंट की वजह से अचानक से ये यहाँ फॉल कर गया, और गवर्नमेंट कह रही है आपने 35% टैक्स देना है. कहता है यार मैं 35% वाला बंदा नहीं था, मैं तो 20% वाला बंदा था. एनोमिनी क्रिएट हो गई कि अचानक एक है, एक शख्स का एक प्रोफाइल है ना, वो अपने प्रोफाइल के मुताबिक सारी जिंदगी टैक्स दे रहा है. रिटायरमेंट के टाइम पर अचानक आप उसको कोई लमसम पेमेंट मिली और आप कह रहे हैं तुम बड़े आदमी बन गए. नहीं, वो बड़ा आदमी तो बेचारा कहाँ बन गया, तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी मिली है उसे. उसके ऊपर हम बड़े आदमी वाला टैक्स लगा रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं. एक आदमी है जो हर साल 1 करोड़ से ज्यादा की, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की कीमत वो सैलरी लेता है, ये आदमी और है. और एक आदमी यहाँ कहीं फॉल करता था और उसको वन ऑफ कोई गोल्डन शेक हैंड, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है और 1 साल यहाँ आ गया, तो आप उसके ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं, तो ज्यादती कर रहे हैं. इस वाली एनोमिनी को खत्म करने के लिए लॉ ने क्या किया है, ये वाली प्रोविजन दे रखी है. 136 था, कोई बात नहीं, वापिस हो गया अल्लाह हाफिज़, ठीक है. लॉ कह रहा है कि यार देखो भाई, अगर तो ऐसी एनोमिनी क्रिएट हो गई है तो वो बंदा क्या करे, वो बंदा क्या करे, क्या करे. हाँ पढ़े पढ़े, जो असल लफ्ज है वो पढ़े, जो असल लफ्ज है वो. अभी भी जो असल रहता है, मे बाय नोटिस टू द कमिश्नर, मे कंपल्सरी नहीं है. वो कहता है यार अल्लाह ने मुझे जिंदगी में एक दफा मौका दिया कि मैं भी मियां मंशा की तरह टैक्स पे करूं, तो बिस्मिल्लाह कर दे. शैल नहीं कहा, मे कहा है. यानी अगर उसे लगे कि यार नहीं नहीं मैंने तो अपनी औकात के मुताबिक ही टैक्स पे करना है, तो वो ये इलेक्ट कर ले ऑप्शन. और अगर वो कहे कि नहीं यार सारी जिंदगी दुआएं मांग मांग के एक दफा मौका आया, मैं खड़का के टैक्स पे करूं, तो बिल्कुल कर दे, कोई लॉ को एतराज नहीं है. इसलिए लॉ ने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है, मे. वो कहते हैं क्या, कैसे पे कर दे. वो कहते हैं ए डिवाइडेड बाय बी. ए इज द टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय ऑन द एम्प्लॉयज टैक्सेबल इनकम फॉर 3 प्रीसीडिंग, पिछले 3 सालों का एवरेज रेट. बल्कि लॉ ने थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया. आमतौर पर इंसान की सैलरी ग्रेजुअली बढ़ रही होती है, तो होना चाहिए था कि पिछले साल वाला लगा दे, उससे पिछला उससे कम होगा, उससे पिछला. उसने कहा नहीं चलो और बेहतर करते हैं, पिछले 3 साल का एवरेज रेट उस अमाउंट पर जिसकी वजह से उसका हायर स्लैब में जा रहा है. वो जो लमसम एक अमाउंट मिली है, मसलन एक बंदे को 5 मिलियन मिला है रिटायरमेंट पर गोल्डन शेक हैंड की वजह से. अब ये वाली अमाउंट पर वो कहते हैं इसको सेपरेट कर लो, इसके ऊपर पिछले 3 साल का जो एवरेज रेट है ना वो वाला टैक्स दे दो, उनके रेट पे टैक्स दे दो. क्योंकि अगर आप इसे इंक्लूड करते हो तो आपकी स्लैब रेट बढ़कर ऊपर चली जाती है, और आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को ठीक कर लें.
लेकिन आपने इलेक्ट करना है मे बाय नोटिस टू कमीशन इलेक्ट फॉर द अमाउंट टू बी टैक्स इन द फॉलोइंग मैनर। अब इसकी एग्जांपल एक बनाते हैं। देखिए ये पास पेपर का ही सवाल है 2015 का। Munir resigned from his employment with Ali Industries with effect from 31st December 2014. He received the following amount in the final settlement: 1,50,000 as leave encashment, 400,000 under a golden handshake scheme. Munir has received a salary of 3,50,000 per month for a period of 6 months up to December. His taxable income and tax liability during the preceding 5 tax year. हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 2000 नहीं 15। अब पिछले 3 साल बने 14, 13, 12। ये इररेलेवेंट डाटा है, ठीक है ना। ये नहीं कि हम कहें जनाब सारों पे ऊपर ही लगाते, नहीं। फर्ज करें हो सकता है ये पिछले 3 साल इसकी सैलरी इतनी कम हो कि इसने टैक्स ही ना दिया हो, तो फिर इसने गोल्डन शेक हैंड पे भी कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि लॉ इसको क्या कह रहा है, जो आपका पिछले 3 साल का एवरेज टैक्स रेट बनता है वो दे दें आप। किस अमाउंट पर? इस सारे साल के लिए नहीं, लॉ ये नहीं कह रहा, सिर्फ इस अमाउंट पर जो कि इसे रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है। बताने लगा हूं। अभी देखिए वर्किंग होनी कैसे है। ये वाली वर्किंग, जो ये सारी वर्किंग है, ये होनी कैसे है, इधर आ जाते हैं। पहली बात तो ये समझ आई कि इस अमाउंट पर अप्लाई होना है। लीव एनकैशमेंट तो एक रूटीन की बात थी ना, है ना। और कौन सा रेट अप्लाई होना है? ये वाले 3 साल हैं जो रेट अप्लाई होना है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें एग्जाम में आनी चाहिए। अब इस बंदे ने वो जो मे वाला लफ्ज़ है ना, वो कैसे करना है, ये बंदा काम कैसे कर रहा होगा। ये सबसे पहला स्टेप करेगा ऑप्शन 1, ट्रीटिंग गोल्डन शेक हैंड इन नॉर्मल वे। वो कहते नहीं यार, पहले मैं देखता हूँ मेरा पैसे, अगर मैं ये सेक्शन की ऑप्शन ना अवेल करूँ तो मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उसने नॉर्मल सोचा, भाई 6 महीने की सैलरी थी 3.5 लाख के हिसाब से, मल्टीप्लाइड बाय 6 किया, 21 लाख की ये सैलरी आ गई। 1.5 लाख रुपया इसको लीव एनकैशमेंट में लिया है, 4 मिलियन इसको गोल्डन शेक हैंड मिला है। इसका टैक्स बनता है 6.2 मिलियन पर, 62 लाख पर। इस पर ये टैक्स कैलकुलेट कर ले, ठीक है। एक अमाउंट आ जाएगी इसके पास। अब इसने सोचा कि यार मेरा टैक्स कितना बन रहा है, 10,02,50,000। ये एक ऑप्शन है इसके पास। ये जिसे मैं कह रहा हूँ कि अगर यार ये अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है टैक्स देने की, तो बिस्मिल्लाह करे, 10,86,000 गवर्नमेंट को दे दे। और अगर नहीं करना चाहता तो फिर मेरे पास आ जाए, फिर मैं इसकी ऑप्शन ये वाली अवेल करवा दूंगा, ठीक है ना। कैसे जी? अब ये ऑप्शन क्या कह रही है? ये ऑप्शन कह रही है भाई ये जो 62 लाख की इनकम थी ना, इसमें से गोल्डन शेक हैंड निकाल दो। निकाल दिया जी, बाकी क्या बच गई? 22,50,000 पर नॉर्मल तरीके से टैक्स कैलकुलेट करो। इस साल का देखो कि 22,50,000 किस स्लैब में फॉल करता है, उसका टैक्स कैलकुलेट किया तो पता चला वो 1,46,250 बनता है नॉर्मल वे से। अब वो कहता है यार ये जो 4 मिलियन है ना, इसको सेपरेट कर लो और पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम निकालें। आपको एग्जामिनर ने बताई होगी, 2014 की 36,50,000, इसकी इतनी, इसकी इतनी। पिछले 3 साल में हमारी टोटल इनकम 94,50,000 थी और पिछले 3 साल में हमने टोटल 5,88,000 टैक्स दिया है। दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो आप 6.22% ऑन एवरेज टैक्स दिया आपने पिछले 6 साल में। वो कहते हैं इस 4 मिलियन पर आप 6.22% दे दो, वो बना 2 लाख, तो टोटल टैक्स बना 3,95,000। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, मे अप्लाई टू इलेक्ट ये वाला रेट। यहां 2 बातें समझने की जरूरत है। उस अमाउंट के अलावा सब पर ये उसूल नहीं लगा। ये नहीं कहा कि 2015 की टैक्सेशन पूरी उस रेट पर होगी, नो 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 नो। 2015 में से सिर्फ और सिर्फ जो रिटायरमेंट बेनिफिट था, वन ऑफ पेमेंट थी, उसके ऊपर एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर लगा है और बाकी सब पे नॉर्मल तरीके से चले हैं।
ये बात समझ आई है? देखिए ये बात कैसे पता चले, मे बाय नोटिस कमिश्नर अलग फॉर द अमाउंट टू बी टैक्स एट दी, कौन सी अमाउंट, एन एम्प्लॉय हु हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ उस अमाउंट का जिक्र हो रहा है, सारे साल की इनकम का जिक्र नहीं हो रहा कि चलो यार आपको एक सहूलत देते हैं 2015 की सारी इनकम 6.22% पे टैक्स करवा दो, ये बात नहीं हो रही। एक ऐसी अमाउंट जिसके ऐड करने से आपको लगता है मेरा प्रोफाइल हायर रेट पे टैक्स हो रहा है, वो कहता है उस अमाउंट को अलग कर दो। बाकी जो आपके ऊपर रेट लग रहा है वो आपका नॉर्मल रेट है, आप जिस प्रोफाइल से आए हुए हो वही है, क्योंकि इस साल एडिशनल क्या हुआ है इस सवाल में, गोल्डन शेक हैंड की 40 लाख की इनकम, वो कहता है आपको इससे लग रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, कहता है 40 लाख अलग कर दो, बाकी पे नॉर्मल तरीके से चलें, सारी इनकम निकालें, नॉर्मल जिस स्लैब में फॉल करते हैं उसका टैक्स कैलकुलेट कर लें, इस 40 लाख के लिए पिछले 3 साल की इनकम और पिछले 3 साल का टैक्स यहां से एवरेज रेट निकाल लें, इस 40 लाख पर हमें आप इस पर टैक्स दे दें। बात समझ आ रही है? एक जगह हम पीछे पढ़ कर आए थे कि जी एवरेज रेट पर टैक्स होगा, मैंने कहा था अभी उसे पार्क कर लें, समझ आएगी एवरेज रेट कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, वो इस सेक्शन का ही जिक्र हो रहा था। बात समझ आई? क्या करें जी, अगर कोई हैवी अमाउंट आकर आपको ये फीलिंग आ रही है कि यार वन ऑफ पेमेंट की वजह से मेरे ऊपर हायर रेट लग गया है, तो लॉ आपको क्या कह रहा है कि यार पिछले 3 साल के एवरेज रेट पर टैक्स करवा लें। उससे फायदा क्या होगा, टैक्स कम हो जाएगा। अच्छा आप अपनी वर्किंग खुद ही करके देख लेंगे कि कम हुआ भी है कि नहीं हुआ या कितना हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार भाई यहाँ मैंने 10 लाख टैक्स देना था और इसके मैंने 3,95,000 टैक्स देना है, तो एक मटेरियल इम्पैक्ट है, आप ऑप्शन अवेल कर लें, ठीक है ना। किसी रेयर सर्कमस्टांसिस में ऐसे भी हो सकता है कि कोई फर्क ना पड़ रहा हो। ये मेरी बात फॉलो करें जरा, सोचें क्या कह रहा हूं मैं, फर्ज कर लें, वैसे तो जनरली तो पड़ेगा ही पड़ेगा फर्क, लेकिन किसी रेयर सर्कमस्टांसिस में एक आदमी को जो अमाउंट मिली है ना, हमारा आखिरी स्लैब क्या है 35%, ठीक है ना। एक आदमी पहले भी करोड़ों रुपया ही कमाता है, पिछले सालों से वो कई सालों से ना 35% वाले पर ही टैक्स हो रहा है, इस साल उसे एक हैवी अमाउंट मिली है तब भी 35% पर ही टैक्स हो रहा है ना। अगर वो ये कैलकुलेशन करेगा भी तो उसे पता लगेगा कोई फायदा नहीं है, तो कोई, इसीलिए आपको सिखा रहे हैं कि आपने खुद करना है, दोनों तरीके से कैलकुलेशन करके देख लेना है, कोई बेनिफिट आ रहा है तो वेल कर लेते हैं, अगर नहीं आ रहा किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में तो भाई ना करें। इसीलिए लेजिस्लेटर ने मे का वर्ड यूज किया था कि आपकी ऑप्शन दे रहे हैं भाई आपको, आप नहीं चाहते तो ना अवेल करें, आपको लगता है ये तो 100-200 रुपए बच रहे हैं तो ना करें भाई, और आपको लग रहा है कि भाई 10 लाख वर्सेस 3,95,000 तो बिस्मिल्लाह भाई कर लें, आपको अवेल ऑप्शन तो दे दी गई। क्लियर हो गई बात जी? अगेन मैं फिर लफ्ज बोलने लगा हूँ, ये करने से समझ आएगा, घर जाके आप मैनुअली हाथ से सॉल्व करेंगे 6.22% तक पहुंचेंगे तो फिर आप एग्जाम में कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए जनाब इस तरह का सवाल कैसे आया, A nationalized bank after privatization has announced a golden handshake scheme for its employee under which lump sum payment are proposed to be made to employee who opt for scheme. Discuss the chargeability of the above amount in the hand of employee. मैंने हर जगह आपको दोनों एग्जाम्पल दी हुई हैं कि अगर एग्जामिनर ने न्यूमेरिकली पूछा तो क्या हो गया और अगर थ्योरेटिकली पूछा तो क्या हो गया। गोल्डन शेक हैंड में भी ऐसे ही हो रहा है, इससे पहले एम्प्लॉय शेयर स्कीम में भी ऐसे ही कर रहे हैं, पास पेपर से आपको दोनों एग्जाम्पल्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली एग्जाम्पल थी कि अगर कंप्यूटेशन का सवाल आ गया तो क्या इम्पैक्ट आएगा, और ये एग्जाम्पल आ गई कि अगर डिस्कशन का सवाल आ गया तो हमें कैसे आंसर देना है, ठीक है ना जी। जाहिर है यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम उसका वही जवाब देंगे कि भाई ये अमाउंट जो है वो जो पिछली प्रोविजन है सारी एज इट इज उठाकर लिख कर बताएंगे। कुछ बात समझ आई है? एक नॉमिनी लॉ ने ऐसे रिजॉल्व करवा दी है किस टाइप की चीजें, जो
गोल्डन शेक हैंड वन ऑफ मिलेंगी रिटायरमेंट के टाइम पर, ठीक है ना। एक और बात लॉ हमें एक और एनोमिनी रिजॉल्व करवा रहा है, दैट इज सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। आपको पता है सैलरी टैक्स हुई है किस बेसिस पर? रिसीट बेसिस पर। इसका मतलब है अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी साल में कुछ सैलरी पेबल थी तो वो हमारी सैलरी में ऐड नहीं होती। अब फर्ज कर लें जैसे कोविड वगैरह के हालात चल रहे थे ना, कंपनी तो प्रॉब्लम में थी, कंपनी ने कहा यार ये पेमेंट अभी नहीं भाई हम दे पा रहे आपको, जब दोबारा कंपनी प्रॉफिट में आएगी आपको सैलरी पे कर देंगे। अब हुआ क्या, एक साल कंपनी ने 6 माह की सैलरी पे की, एक शख्स की सैलरी थी मंथली 2 लाख रुपया, तो टैक्स के उसूलों के मुताबिक 12 लाख रुपए के ऊपर उसने टैक्स पे कर दिया। 6 माह की सैलरी पेंडिंग आ रही है, कुछ हालात ठीक हुए, उस वक्त तक इस बंदे की सैलरी इंक्रीज होके वैसे भी 3 लाख हो गई, और उस साल इसको पूरी 12 सैलरीज मिली भी हैं, तो 36 लाख रुपया तो इसकी ये इनकम आ गई, प्लस कंपनी के पास पैसे आए, उन्होंने ये वही पिछली 6 माह की जो सैलरी पेंडिंग थी 2 लाख रुपए के हिसाब से वो भी पे कर दी, 12 लाख ही आ गया। टोटल सैलरी कितनी हो गई? 48 लाख। इस बंदे को भी वही वाली बात है कि यार मेरे ऊपर ये तो स्लैब हायर लग गया, अगर मेरी सैलरी मुझे मेरे टाइम पे एम्प्लॉयर देता तो मेरे ऊपर लोअर रेट लगना था, इसमें मेरा क्या कसूर है? एक तो मुझे सैलरी लेट मिली है और एक मेरे से टैक्स भी ज्यादा मांग रहे हैं। बात समझ आ रही ना? इसको हम कहते हैं एनोमिनी क्रिएट हो गई है, एक बंदे को फीलिंग आ रही है, जेन्युइन फीलिंग आ रही है कि यार मेरा इसमें कसूर भी कोई नहीं है, टैक्स भी मेरे ऊपर ज्यादा लग गया। ये वही वाली लड़ाई है जो आपका मीटर रीडर रीडिंग ना लेके जाए और अगले महीने 2 महीनों का इकट्ठा बिल भेज दे, तो आप यही लड़ाई वापडा के साथ लड़ रहे होते हैं कि भाई मेरे ऊपर अपर रेट लग गए हैं बिजली के, जबकि मेरा क्या कसूर है, मीटर रीडर तो आपका नहीं आया। ये तकरीबन वैसी सी कैलकुलेशन है। यहां भी लॉ एक रास्ता दे रहा है, क्या दे रहा है जी? वेयर एनी सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स, एरियर्स का मतलब है सैलरी बाद में पे हुई, एंड बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉयज इनकम इज चार्ज एट higher rate as compared to the rate that was applicable if salary was paid in the year he rendered the। वो कहता है यार अगर ये रेट ना मुझे यहीं सैलरी मिलती तो मैंने 25% पर टैक्स देना था, या कम करते 15% पर टैक्स देना था, अब 25 पर देना पड़ रहा है। आज समझ आई? He may give notice to the commissioner and elect the in the year in which he earned the salary. The above option can be exercised by due date of furnishing return of income. Commissioner may allow a longer। वो कहता है जब आप रिटर्न फाइल करने लगते हैं ना उस वक्त आपने ये ऑप्शन अवेल करनी है, पहली बात है। कमिश्नर बाद में भी अलाउ कर सकता है। पहले तो समझते हैं हुआ क्या है। Kamran has a monthly salary of ₹200 per month. Salary received during a financial year 2021 include 500,000 relating to a salary of tax year 2020। इस साल की सैलरी टोटल कितनी रिसीव हुई है हमें? हाँ, 2 लाख के हिसाब से 12 लाख, और पिछली 5 लाख वाली नहीं, ये क्या हुआ? 24 लाख और जमा 5 लाख। अच्छा, अलग अलग देख। अब 2020 में क्या हुआ था? 5 लाख नहीं जब मिले थे ना, तो उसको 19 लाख रिसीव हुई, और 2021 में 29 रिसीव हो गई, ठीक है ना? जिसकी वजह से स्लैब रेट क्या हो गए? 19 लाख और 29 लाख। 19 लाख कहाँ फॉल कर रहा था? 4 में, और 29 लाख कहाँ फॉल कर रहा है? 5 में। सिर्फ बेस रेट को कंपेयर करें, ये 15 की बजाय 17.5 या जो भी रेलिवेंट रेट होंगे, या बाद दफा कोई पुराना रेट होगा, आपने तो जाहिर है नया रेट लगाना है। जो भी रेट है हमें नजर आ रहा है कि यार मेरी तो स्लैब चेंज हो गई है। एक है कि स्लैब चेंज ही ना होती, मैं इसी स्लैब में था इसी में रहा, फिर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है आपके ऊपर। आप इस स्लैब में थे इसी में रहे, कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप इस स्लैब में थे इसी में रहे, कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपकी अगर स्लैब चेंज होगी, हो सकता है 1 चेंज होगी, हो सकता है 2 चेंज होगी, हो सकता है 3 चेंज होगी, डिपेंडिंग कितनी अमाउंट मिल रही है।
तो लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है यार अब आप ये काम कैसे करना है, ये काम आपने ऐसे करना है कि आप इस सैलरी को अज्यूम करें कि नॉर्मल रूल क्या था, सैलरी इज टैक्स ऑन रिसीट बेसिस। वो कहता है लेकिन अब रिसीट बेसिस पे टैक्स नहीं होगा, बल्कि आप अक्रूवल बेसिस पे टैक्स करेंगे। आप ये 5 लाख यहाँ से निकाल के यहाँ डालेंगे, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, इसका 24 का अलग टैक्स कैलकुलेट करें, इसका 24 का अलग टैक्स कैलकुलेट करें। बात समझ आई? देखिए कैसे लिखा, that was applicable if the salary was received in the year he rendered the service. He may any salary is paid to an employee and because of this employee's income is charged at higher rate as compared to the rate that was applicable if the salary was paid in the year he rendered the service. He may give notice to the commissioner and elect the rate applicable in the year in which he earned the salary. अब सैलरी पर क्या कॉन्सेप्ट लग गया, अक्रूवल बेसिस लग गया। जनरली सैलरी इज टैक्स ऑन रिसीट बेसिस, लेकिन इस स्पेसिफिक सिनेरियो में आप ऑप्ट कर सकते हैं कि मेरी सैलरी किस पर टैक्स की जाए, अक्रूवल बेसिस पर। कल इंशाल्लाह इन दोनों की थोड़ी सी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। जी रिटर्न रिवाइज होगी, 2020 की रिटर्न रिवाइज होगी, 20 की रिटर्न रिवाइज होगी।